नमस्कार दोस्तों, दौड़ाता विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एस के सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं कि आगामी जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, वो सीटेट 2025 में होगा। उसमें क्लास 6 NCERT का एसएसटी का पेपर हम लोग देख रहे हैं। ये न्यू एनसीईआरटी है जो आपको कंटेंट मिल रहे हैं। सीटेट 2025 में जो न्यू एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस तरह से पूछे जाएंगे, आइए हम लोग देखते हैं। पहला है सामाजिक विज्ञान क्यों। हमें सामाजिक विज्ञान क्यों है इसका परिचय देना है। यहाँ पे है सामाजिक विज्ञान क्या है। विषय विषय में भारत और विश्व भूमि और लोग। भारत, विश्व भूमि और लोग पहले में देखना है। तो पहले में भू आकृति और जीवन है, महासागर और महाद्वीप है, ढूंढने स्थान धरती है। ये पहले टॉपिक में है। विषय बी में है अतीत की टेपेस्ट्री। अतीत की टेपेस्ट्री में है इतिहास की समय रेखा और स्रोत। दूसरे में है भारत, वह यानी क्या भारत की शुरुआत, भारतीय सभ्यता। विषय सी में है हमारी संस्कृति, विरासत और ज्ञान और परंपराएं। इसमें भारत का सांस्कृतिक जड़ें हैं। इसके बाद एकता, विविधता या एकता में अनेकता। थीम डी में है शासन और प्रजातंत्र। में है शहरी क्षेत्रों में स्थानीय सरकार, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार, शासन क्या है, परिवार और समुदाय क्या है। ये थीम डी में है। और इसके बाद आपको पढ़ना है विषय ई यानी थीम ई में आर्थिक, आसपास का जीवन, हम काम का मूल्य और आर्थिक गतिविधियां हमारे आसपास। यानी ए बी सी डी ई, 1 2 3 4 5, यानी क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है 5 थीम में बटी हुई है। न्यू एनसीईआरटी 5 थीम में बटी हुई है, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इको चारों पार्ट पढ़ने हैं। पहले हम लोग क्या पढ़ते थे, हिस्ट्री अलग पढ़ते थे, बुक पॉलिटी अलग पढ़ते थे, ज्योग्राफी अलग पढ़ते थे। लेकिन इस न्यू एनसीईआरटी में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और एक और पार्ट जोड़ा है इको। तो इस तरह से क्लास 6 के सामाजिक विज्ञान में ये आपको 1 2 3 4 और 5 पार्ट आपको दिखाई पड़ रहे हैं। पांचों पार्टों का हम एक एक तरह से अध्ययन करेंगे। पहला चैप्टर है, इसमें हम पहला थीम है विषय ए, भू आकृति और जीवन। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। भू आकृति और उसपे जीवन। ये भू आकृति और उसपे जीवन की बात कहेगा। हमारे उपरोक्त यहाँ पे आपको बताएगा सामाजिक विज्ञान क्या है। विषय वस्तु में भारत और विश्व। थीम बी में है अतीत की ट्रेपी, इसके बारे में क्या है। इसके बाद है थीम सी, थीम डी, थीम ई। अब आपको शुरू होगा थीम 1 में है पृथ्वी पर स्थानों का पता लगाना। जैसा कि आपको पहले बताए हैं, यहां भी है
कि पृथ्वी पर स्थानों का हम पता कैसे लगाते हैं। यहां पर है पृथ्वी का गोला अंतरिक्ष में स्थित है, जो जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बना है और गोलाकार है। यह सभी प्राणियों, स्थलीय और जलीय से घिरा हुआ है। यह किसका स्टेटमेंट है? यह आर्यभट्ट का स्टेटमेंट है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन आपको दे देगा और फिर ऐसे क्वेश्चन पूछने के बाद आपको ऑप्शन देगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। क्वेश्चन इसी तरह से स्टेटमेंट न्यू एनसीईआरटी में क्या है, हर लेसन एक स्टेटमेंट से शुरू हो रहा है और उस स्टेटमेंट को क्वेश्चन बनाएगा और नीचे पूछेगा कि यह किसका स्टेटमेंट है, क्योंकि हर लेसन में आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा। यह है अर्थ, पृथ्वी। जैसा पृथ्वी देख रहे हैं, यह लगभग कह रहा है कि गोलाकार है, ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, यह भी बात सही है। इसके बाद यहां पे जा रहे हैं, कह रहा है आप कहीं जा रहे हैं, मैप के द्वारा, नक्शे के द्वारा आज भी जो है क्या करते हैं, आप गूगल से जहां जाना होता है गूगल मैप लगा लेते हैं। तो उस तरह से कहा गया है कि अगर हम यहाँ से जाया है, रेलवे स्टेशन से हमें जाना है कहाँ पे, हॉस्पिटल, तो हम किधर की ओर जाएंगे, ईस्ट की ओर जाएंगे कि वेस्ट की ओर जाएंगे कि नॉर्थ की ओर जाएंगे कि साउथ की ओर जाएंगे। मानचित्र और उसके घटक। हमें मानचित्र किसे कहते हैं और उसे घटक कंपोनेंट क्या क्या है। नक्शा किसी क्षेत्र या प्रतिनिधित्व का रेखा चित्र होता है। यह एक छोटा सा क्षेत्र, गांव, कस्बा आदि हो सकता है। एक बड़ा क्षेत्र आपका जिला या राज्य या भारत जैसा बहुत बड़ा देश भी हो सकता है या पूरी दुनिया भी हो सकती है। नक्शे में आप ऐसे देखते हैं कि आप उसके ऊपर की ओर देखते जाते हैं। देखो, इसे कई भागों में बांटा गया है। एक है भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र में क्या हुआ, जो मुख्य रूप से कुछ प्राकृतिक विशेषताओं जैसे पर्वत, महासागर, नदियां का दर्शाते हैं, ऐसे को क्या कहते हैं, भौतिक मानचित्र कहते हैं, फिजिकल जियोग्राफी कहते हैं। दूसरा का नाम है राजनीतिक मानचित्र। तीसरा का नाम है राजनीतिक मानचित्र, जो देश या राज्य या सीमाओं या शहरों के विवरण दिखता है। कोई देश है, कोई राज्य है, कोई सीमा है। अगर हम भारत की ही बात करें तो हर राज्यों की अपनी अपनी सीमाएं हैं। अगर उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ऐसे कहते हैं, तमिलनाडु है, केरल, तो हर की अपनी अपनी सीमाएं हैं और इन्हीं सीमाओं को हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। विषयगत मानचित्र एक विशेष प्रकार की मानचित्र के साथ, उदाहरण के लिए पाठ्यपुस्तक में चित्र दिया हुआ है आपको। इसके अलावा मानचित्र के 3 महत्वपूर्ण घटक और होते हैं। मानचित्र के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं? दूरी, दिशा और प्रतीक। मानव के मैप के 3 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, दूरी, दिशा और प्रतीक। देखो, ये सवाल भी पूछ सकता है जैसा दिया हुआ है। मान लीजिए एक आयत है जिसकी लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर के पैमाने अपने रूलर के सटीक रूप से बनाइए। एक आयत का विपर्ण नापिए। एक आयत है ऐसे, और ये 40 है, ये 30 है, तो डायगोनल हमें नापता है। देखिए, ये 90 डिग्री का कोण होता है। ये ए है, ये बी है, ये सी है और डी है। अगर AC की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो पहले यहां से 0 हटा दो, 0 हटा दो, बाद में फिर 0 बढ़ा लेंगे। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अंडर रूट 25 बराबर 5 हो गया। अगर 3, 4, 5 होता तो ये होता, लेकिन 40 है तो यहाँ पर एक 0 बढ़ा देंगे। तो जानते रहिए 3, 4, 5 एक राइट एंगल होता है और उसी में 0 बढ़ा दिया तो आपको इस तरह से, ऐसे भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। वहां पे आपकी एनसीईआरटी की बुक में ऐसा दिया हुआ है।
अब हम दिशा की ओर नापते हैं। देखो इधर ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, नॉर्थ ईस्ट है, ईस्ट ईस्ट है। इस तरह से हम दिशा को मैप में नापते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका जो ऊपर चित्र है उस पे दिया हुआ है। प्रतीक क्या है? मानचित्रों का एक ऐसा महत्वपूर्ण घटक है जो हमारे मानचित्र में वास्तविक इमारतों और कुछ अन्य तत्वों को छोटे चित्र हैं, लेकिन किसी बड़े शहर या देश में मानचित्र उन सभी को चित्रित करने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होगा। ठीक? मानचित्रों में हम कैसे देखते हैं? सड़क और रेलवे लाइन के लिए नदी, तालाब, जंगल, प्राकृतिक के लिए सबके अलग अलग मानचित्र होते हैं, जैसा कि आपको दिया गया है। ये जो दिया गया है ये चित्र अलग अलग है। देखो रेलवे लाइन के लिए ये है, पक्की सड़क के लिए ऐसा चित्र है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा राज्य सीमा के लिए ऐसा है, नदी, कुआं, तालाब, नहर के लिए ऐसे चित्र है, मंदिर, चर्च, मस्जिद के लिए ऐसे हैं, डाक, पोस्ट और टेलीग्राम कार्यालय, पुलिस स्टेशन के लिए ये ऐसे वर्ड लिखे जाते हैं, बस्ती और कब्रिस्तान ऐसे हैं, पेड़ और घास के लिए ये चित्र बनाए जाते हैं। पृथ्वी का मानचित्र देखा जाए, ग्लोब की बात करता है। एक ग्लोब पर विचार करें जो एक गोलाकार आकृति है जिस पर एक नक्शा बना हुआ है। यह पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल ग्रह, आकाश के तारों और नक्षत्रों को नक्शा होता है। भौतिक वस्तु जैसा कि अगले पृष्ठ पर चित्र में दिया गया है, एक गोला है जो सामान्यतः धातु, प्लास्टिक या कार्डबोर्ड से बनाया जाता है। भौतिक वस्तुएं क्या होती हैं? एक गोला है जिसे सामान्यतः धातुओं वगैरह से बनाई जाती है। पृथ्वी के भूगोल को दर्शाने वाले ग्लोब का अध्ययन करेंगे। क्योंकि ग्लोब और पृथ्वी का आकार एक जैसा गोलाकार है, इसलिए ग्लोब सपाट मानचित्र की तुलना पृथ्वी के भूगोल को बेहतर ढंग से दर्शाता है। निर्देशांक को समझना, इस तरह से पृथ्वी के हम निर्देशांक को समझते हैं। यह एक खेल है। अब हमें ग्लोब पे पढ़ना है। ग्लोब पे अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है? ये ग्लोब है। ग्लोब पर अक्षांश किसे कहते हैं? तो अगर ये ग्लोब है तो ये 0 डिग्री जो होती है यह भूमध्य रेखा है। इसे भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। इसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। चूंकि यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटती है, इसलिए इसका नाम है उत्तरी गोलार्ध। इसका नाम है उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध मतलब गोले का आधा भाग, और इसका नाम है दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब होता है गोले का आधा भाग। गोले का आधा भाग ऊपर, आधा भाग नीचे, सेम बीचों बीच एक लाइन जाती है। एक काल्पनिक रेखा है जिसे भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा जाते हैं। यहां से ये 0 डिग्री होता है और यहाँ पे ये 90 डिग्री होता है। इधर से चलते जाते हैं, यहाँ पे 23.5 डिग्री होता है। इसे हम कहते हैं कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री नीचे से भी है रेखा, इसे हम कहते हैं मकर रेखा। तो हम अक्षांशों का इस तरह से अध्ययन करते हैं, जैसे कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। इससे हमें क्या मिलता है? इससे जलवायु संबंधी सूचनाएं मिलती हैं। ये रेखाओं से हमें क्या मिलता है? जलवायु संबंधी सूचनाएं मिलती हैं। जलवायु संबंधी सूचनाएं यहां से मिलती हैं। यहां पर यही चीज दिया है, भूमध्य रेखा। ये 90 डिग्री तक कोण होता है। इससे हमें अक्षांशों के क्या मिलता है? जलवायु अधिक शीतोष्ण हो जाती है। वो कहां से जलवायु शीत होती है, कहां गर्म होती है, यहां पे भाग है।
इसका नाम है देशांतर। देशांतर मतलब देशों का। ये ग्लोब पर जो चिन्ह बना हुआ है वो कुछ इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से। यहां से एक बीचों बीच रेखा खींची जाती है जिसका नाम है ग्रीनविच टाइम। ग्रीनविच रेखा जो यहाँ पे 0 डिग्री होती है और इधर जो है 180 डिग्री तक बटे हुए ऐसे खींचे जाते हैं। यह देशों का अंतर है इसलिए देशांतर कहा जाता है। और ये रेखा जो है देखो ऐसे ही ये कटा हुआ है, एक एक पार्ट में ये कटा हुआ है, देशांतर कहलाता है। ये रेखा जो है ग्रीनविच लाइन लंदन से होकर जाती है। यह लंदन से होकर जाती है। ये ग्रीनविच लाइन है, ये लंदन से होकर के जाती है। पूरे विश्व का टाइम जो मेजरमेंट करते हैं हम यही से करते हैं। भारत का टाइम अगर मेजरमेंट करेंगे तो 0 इधर से यहां पे पड़ेगा, यह 5.5 घंटा अहेड है, आगे है। इधर की घड़ियां फास्ट चलती हैं और इधर की घड़ियां स्लो चलती हैं। इधर की घड़ियां फास्ट चलती हैं, इधर की घड़ियां स्लो चलती हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है कि सूरज जो है हमेशा पूरब में उगता है, तो इस तरह से जहां पे लाइट आती है और इसी के अकॉर्डिंग हम समय को मेजरमेंट करते हैं। अगर इधर यहां पे 2 बजे होंगे तो भारत में कितने बजे होंगे? 2 के 5.5 घंटा आएंगे, यानी 7:30 बजा होगा। 7:30 का शाम का समय होगा, जबकि यहाँ पे 2 PM का समय है। इसलिए इधर वाली घड़ियां जितनी होती हैं पूरब वाली फास्ट चलती हैं और पीछे वाली जो घड़ियां होती हैं वो स्लो चलती हैं। तो इस तरह से हम देशांतर देखते हैं और इसी देशांतर पर डिफरेंट टाइप के देश हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ये 90 डिग्री है, ये रेखा जा रही है, ये लाइन है, और इधर से 60 डिग्री है, लीस्ट लॉन्गिट्यूडनल है, और ये दोनों जो है यहाँ पे 0 डिग्री पर कट रही है। अरे अब देखिए देशांतर की बात कर लिए। मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन अंतरराष्ट्रीय मानक रेखा बन गई है। 1900 ये इसको कब किया गया था? 1984 में कुछ देशों ने तय किया कि इंग्लैंड में लंदन के एक ग्रीनविच रेखा गुजरेगी जो मेरिडियन प्राइम यानी अंतरराष्ट्रीय मानक रेखा के नाम से जाना जाएगा। मेरिडियन टाइम अंतरराष्ट्रीय टाइम रेखा के नाम से जाना जाएगा। देशांतर रेखा ग्लोब पर देख सकते हैं 180 डिग्री वेस्ट टू 180 डिग्री ईस्ट तक एक ही देशांतर, इसलिए इस देशांतर को 180 अंश देशांतर कहा जाता है, वेस्ट टू ईस्ट कहा जाता है। मजे की बात यहां पे है, यहां पृथ्वी को 2 भागों में इस तरह से बांटा गया है, एक को पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। ये भूमध्य रेखा है, ग्रीनविच लाइन दिखाया गया है, और ग्रीनविच लाइन जो है 2 भागों में बांटते। जब इधर दिन होता है तो इधर रात होता है तो इधर दिन, ये इसी ग्रीनविच लाइन से डिवाइड किया गया है। मजे की बात यहां पे ये है, ग्रीनविच रेखा प्रथम प्रधान मध्य रेखा नहीं है। अतीत में अन्य भी थे। वास्तव में यूरोप से कई शताब्दियों पहले भारत के पास अपनी खुद की प्रधान मध्य रेखा थी। इसे मध्य रेखा या मध्य रेखा कहा जाता था। यह उज्जैनी, आज का उज्जैन शहर से होकर के गुजरती थी, जो कई शताब्दियों पहले खगोल विज्ञान का एक प्रतिष्ठित केंद्र था। लगभग 1500 साल पहले प्रसिद्ध खगोल शास्त्री बाराहमिहिर जो है यहीं पे रहते थे। बाराहमिहिर क्या है, किसके शासन काल में रहता था?
चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन में रहता था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन काल में यह रहता था और इसमें क्या थे, नवरत्न थे। उस नवरत्न में एक तो था बाराहमेर। इसका जो उज्जैनी जो है, आज का महाकालेश्वर मंदिर, ये उज्जैनी में है। जो कालिदास जो है ज्ञान प्राप्त हुआ तो वही उज्जैन है। जो क्या हुआ था, बहुत सालों तक वहां से खगोल विज्ञान की एक केंद्र के रूप में देखा जाता था। भारतीय खगोल शास्त्री अक्षांश और देशांतर की अवधारणा से परिचित थे, जिन्हें शून्य या प्रधान मध्य रेखा की आवश्यकता था। उज्जैनी मध्य रेखा सभी भारतीय खगोलीय ग्रंथों की गणना के लिए संदर्भ की गई। मानचित्र में कुछ भारतीय मानचित्र दिया गया है, यहां से है। यह ग्रीनविच लाइन है जो भारत से होकर के जाती थी। यहां से ये ग्रीनविच लाइन जो भारत से होकर जाती थी, ये बेंगलुरु, ये उज्जैनी से होकर जाती थी। और माहेश्मती या महेश्वर, मालवड़गारा यानी नगर, दिल्ली, कुरुक्षेत्र, रोहतक, ये सब होकर के जाती थी, इसके पास थे। और जो जाती थी ये रेखा, वो कितने जाती थी, 75.8 ईस्ट से जाती थी, पूर्व से होकर के जाती थी। ये ग्रीनविच टाइम है, इसी से हम लोग पूरे भारत का, पूरे विश्व का समय रेखा देखते थे। तो बहुत साल पहले उज्जैनी में भी एक ग्रीनविच लाइन था जो हमारे वेदों और पुराणों में मिलते हैं। अब ये इंडिया का चित्र है। भारत जो है, भारत का अक्षांश लगभग 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ तक फैला हुआ है, जबकि देशांतर 68 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री ईस्ट तक फैला हुआ है। ठीक है, भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार भारत जो है इन्हीं दोनों के बीच में स्थित है। समय क्षेत्र को समझना, समय क्षेत्र को समझने के लिए आपको बताए थे कि 1 डिग्री में जो है, 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। और इसी तरह अगर 15 डिग्री है तो 4 गुणे 15, 15 चौक के 60, 60 मिनट हो जाएगा, यानी 1 घंटे का डिफरेंस होता है। तो जो हम ये ऐसे काटते हैं खरबूजे टाइप का, एक खरबूजे के जो ये कतरे हैं, इसमें 1 घंटे का डिफरेंस होगा, यानी 12 इधर हो गए और 12 इधर हो गए, टोटल मिलाकर के 24 घंटे होते हैं, जिससे दिन और रात होते हैं। 12 घंटे का दिन लगभग और 12 घंटे का रात, इसी पे डिपेंड होता है। जो ये एक पीस है, एक कतरा है, यहाँ पे 15 डिग्री का एंगल बनाता है, जिससे 1 घंटे का डिफरेंस देखा जा सकता है। यही चीज यहाँ पे बताया गया है। ग्रीनविच टाइम जो है 10 बजे सुबह, 12 बजे, देखो यहां पे है, यहां पर 12 बज गया है। 12 के बाद इधर 1 2 3 4 ऐसे चलेगा, और इधर चलेगा, सुबह वाली घड़ी चलती है 9 10 11 12। तो इधर वाली घड़ियां हमेशा फास्ट चलती हैं, इधर वाली घड़ियां हमेशा स्लो चलती हैं। 15 देखो यहां से यहां तक का कितने का डिफरेंस है, इनके और इनके बीच में 15 डिग्री का डिफरेंस है। 15 डिग्री का मतलब हो गया 1 घंटे का डिफरेंस है। इसी से हम समय रेखा मेजरमेंट करते हैं। पृथ्वी पर किसी भी स्थान के स्थानीय समय की गणना के लिए उसकी पद्धति का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन किसी भी देश के लिए कई स्थानीय समयों का उपयोग करना सुविधाजनक नहीं होता है। यही कारण कि अधिकांश देश अपने गुजरने वाले एक मध्य रेखा के रेखा पर एक मानक समय बनाते हैं। भारतीय मानक समय रेखा IST
जो भारतीय मानक समय रेखा है, ग्रीनविच के स्थानीय समय, ग्रीनविच मीन ग्रेडियंट टाइम 5.5 घंटे क्या है, आगे है। सभी लोगों का अपना अपना मानक समय रेखा है, ऐसे भारत का भी एक मानक समय रेखा है। गुजरात और असम के बैठे दो दोस्तों के पास वापस आए। स्थानीय समय और मानक समय के बीच अंतर समझने के लिए इस उदाहरण का उपयोग कर सकते हैं। सभी मानक समय क्षेत्रों में व्यवस्थित और मोटे तौर पर 15 डिग्री के क्षेत्रों का अनुसरण करते हैं। यह है ग्रीनविच लाइन, इसमें आपको मानक समय रेखा दिखाया गया है। इंडिया की स्थिति यहाँ पे है, भारत की स्थिति यह ग्रीनविच टाइम 0 डिग्री से 5.5 घंटा आगे है, बाकी कोई 3 घंटा आगे है, 5 घंटा आगे है, 8 घंटा आगे है। तो इस तरह से हम यहाँ पे दिखाया गया है। उपरोक्त स्पष्टीकरण से ऐसा लगता है कि हर देश का एक मानक समय है। ऐसा हमेशा नहीं होता। रूस, कनाडा या यूएसए जैसे कुछ देश इतने बड़े हैं कि उनमें एक ही समय रेखा नहीं हो सकता। यूएसए में कितने हैं? 6 समय रेखा है, और रूस में रूस में 11 मानक समय रेखा है। रूस में 11 है। इसका मतलब है कि रूस में पूर्व और पश्चिम की ओर यात्रा करते समय आपको स्थानीय समय के स्थान तालमेल बिठाने के लिए अपनी घड़ी को 10 बार समायोजित करना पड़ेगा। एक ग्रीनविच पर जाएंगे मानक समय रेखा पर, तो अपने घड़ी को जो है एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तब टाइम जो है एग्जैक्ट बताएगा। प्रधान मध्याह्न रेखा ग्रीनविच पर निर्धारित की गई है। विपरीत रेखा लगभग 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय रेखा कहते हैं। यह 12 घंटा आगे और 12 घंटे पीछे की ओर चलता है। यहाँ पे ये दिखाया गया है। यहाँ से ये एक एक 15-15 डिग्री के हैं, 12 इधर हैं, 12 इधर हैं, और ग्रीनविच टाइम से इनका दिखाया गया है समय। पूर्व की ओर यात्रा करते हुए आप एक दिन घटते हैं। जैसे मान लीजिए सोमवार से रविवार तक आप इसे पश्चिम की ओर यात्रा करते हुए पार करते हैं, तो आप एक दिन जोड़ते हैं। रविवार से सोमवार तक हमने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि लेखा लगभग 180 अंश देशांतर पर है, क्योंकि यह कुछ देशों का 2 अलग अलग दिनों में विभाजित करने से बचने के लिए स्थानों पर विचरित होती है। तो हम समय के अनुसार, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मानचित्र में किसी भी क्षेत्र को दर्शाने के लिए बहुत उपयोगी उपकरण है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। मानचित्र के मुख्य घटक है। मानचित्र के कौन कौन से घटक है? दूरी, दिशा और प्रतीक। मानचित्र के 3 घटक है, दूरी, दिशा और प्रतीक। तो पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर एक स्थान होता है जिसे अक्षांशों और देशांतों के ग्रिड की सहायता से सटीक रूप से परिभाषित किया जा सकता है। ये काल्पनिक रेखा क्रमशः पूर्व से पश्चिम, भूमध्य रेखा के समांतर और उत्तर से दक्षिण ध्रुवों तक चलती है। देशांतर समय को भी चिन्हित करता है और समय क्षेत्र को परिभाषित करता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रधान मध्य रेखा के विपरीत 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करते समय तिथि एक दिन बदल जाती है। गतिविधि और परियोजनाएं हैं, आपको ये दिया हुआ है। मुहाना क्या है? वह स्थान जहां नदी समुद्र से मिलती है उसे मुहाना करते हैं। भारत में शाम के 5:30 बजे क्यों होते हैं, जबकि भारत में दोपहर 12 बजे होते हैं लंदन में? भारत में 12 बजे लंदन होते हैं, तो 5.5 घंटा आगे 5:30 बजा होगा। इस तरह से यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। पृथ्वी पर स्थानों का पता लगाएं। दूरी, दिशा
इतना ही आपको इस चैप्टर में पढ़ना था। जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है, पहला चैप्टर है जिसमें आपको अक्षांश, देशांतर और मानचित्र पढ़ना। पहले चैप्टर में हमने पढ़ा मानचित्र पढ़ा, ठीक है। कई तरह से मानचित्र पढ़े। एक तो भौगोलिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, और एक होता है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र में दूरी, दिशा और प्रतीक पढ़ा। दूरी, दिशा और प्रतीक के रूप में देखा। दूसरे भाग में पढ़ा अक्षांश। अक्षांश को हमने ऐसे पढ़ा। और एक पढ़ा देशांतर। देशांतर में हम लोगों ने ऐसे पढ़ा। यह देशांतर है। तो हम लोगों ने देशांतर पढ़ा, अक्षांश पढ़ा, मानक समय रेखा पढ़ा। ये तीन चीजें मेनरी रूप से यहाँ पे दिया हुआ है। तो 6 क्लास की एनसीईआरटी के पहले चैप्टर के साथ हम फिर विश्राम करते हैं, फिर आपसे मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक आप इसका खूब भरपूर फायदा उठाइए। चलिए हम लोग चलते हैं। सभी लोगों को धन्यवाद।